हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम अपने चैनल पे करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर्स का एक पहला लेक्चर है। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें या मतलब कि या तो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। जिसे अगर मोस्ट अवेटेड या मोस्ट कंट्रोवर्शियल एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की बात करें प्लस ग्रुप डी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका एनटीपीसी का सीबीटी वन हो चुका है। सीबीटी वन हो चुका है। इसका क्या होगा, सीबीटी टू का मतलब अब रिजल्ट फिर से आएगा, रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा इसका। तो इसमें अब ज़्यादा लड़कों को लिया जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि जो एनटीपीसी का जो सीबीटी टू है तो इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन होंगे मैथ के, प्लस 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, प्लस 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के। तो जो 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे उसमें क्या होगा, 10 से 15 क्वेश्चन जो होंगे ये करंट अफेयर्स के होंगे, करंट अफेयर्स के। और वो भी जो करंट अफेयर्स पूछता है तो इसमें बहुत मतलब आसान करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, काफ़ी डीप में पूछता है करंट अफेयर्स। काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स पूछता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर होगा क्या कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं इसके। तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम की वजह से इसके जो करंट अफेयर्स पूछता है काफ़ी टफ पूछता है। तो हम जो शुरू करेंगे इसको जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक के होंगे। पहले जुलाई मतलब मंथ वाइज देखते जाएंगे इसको। तो जो हम पहला मतलब कि लेक्चर है जुलाई 2021 से स्टार्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा दिवस 1 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस 1 जुलाई को नहीं मनाया जाता। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, तीसरा है चार्टर अकाउंटेंट दिवस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो हमको ये पता होगा कि जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कर्मचारी जो दिवस है, डाक कर्मचारी दिवस, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है यानी सीए डे है, इसको भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है इसको 3 जुलाई को मनाया जाता है, 3 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई को इसको मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, विधान चंद्र राय डॉक्टर थे कोलकाता के, विधान चंद्र राय, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ लिए हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। तो 10 लाख तक का शिक्षा ऋण किसके लिए दिया जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है। एक ऑप्शन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है विद्यार्थी सहायता योजना, तीसरा है शिक्षा सहायता योजना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्या दिया जाएगा कि 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में किसके किसके मुख्यालय हैं। एक है बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक है जूलॉजिकल, जेएसआई बोलते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। एक है यहाँ पे इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको बोला जाता है। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। आईसीसी नहीं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। और जो यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के राज्यपाल। राजधानी कोलकाता है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की खेती संबंधी जानकारी और मौसम के पहले सूचना के लिए मौसम के पहले से सूचना के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, कृषक बंधु, कृषक जागरण, आत्मनिर्भर कृषि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस मतलब कि क्या है, वेदर अलर्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के कौन लेखक हैं। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, एक है एन बी रमन, दूसरा है आर बी रविंद्रन, तीसरे हैं रंजन गोगोई, चौथे हैं एस ए बोबड़े। तो ये तीन क्या हैं, तीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मतलब कि ये रह चुके हैं, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और करंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बी रविंद्रन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बी रविंद्रन। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस के लेखक कौन है, आर बी रविंद्रन।
तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली महिला कौन है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? रजनी वेणुगोपाल, सैफाली वर्मा, गार्गी बनर्जी, तानिया भाटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा जो है, इन्होंने तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने वाली स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? एक है जाक्सा। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला है सुपार्को। इस सुपार्को, दूसरा ऑप्शन क्या है? सुपार्को, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? पाकिस्तान की है। अगला है ईएसए, जिसको बोला जाता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये कहाँ का है? यूरोप का है। जैसे हम वहां पे क्या देखते हैं? यूरोपियन यूनियन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसल्स, बेल्जियम में है। तो यूरोपियन यूनियन के ही मतलब मेंबर मिलके क्या बनाए हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनाए हैं। और अगला ऑप्शन क्या है? CNES। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईएसए, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। यानी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय है। और क्या है इसके जो मतलब कि इसका मतलब स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये कहाँ का है? यूरोप का है। जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? सिद्धार्थ वरदराजन, रविंद्र कुमार, पी साईनाथ, अपर्णा कार्तिकेयन। ये चारों क्या हैं? पत्रकार ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। पी साईनाथ को क्या मिला है? जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड प्राइज मिला है इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उन 2 छात्रों का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित डायना अवार्ड, ये डायना अवार्ड है, डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसके ऑप्शन क्या है? निर्वाण जान राव, बी है सेतु लक्ष्मी चंद्रा, सी है अक्षय अय्यर, और डी है ए एंड बी। डी क्या है? ए एंड बी। और ई क्या है? बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है ए एंड बी, यानी कि निर्वाण जान राव और सेतु लक्ष्मी चंद्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामवंत जामुन जिसे हाल ही में लंदन निर्यात किया गया है, इसे किस संस्था ने पैदा किया है? तो जामवंत जामुन को किसने पैदा किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? इसके ऑप्शन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल लखनऊ। दूसरा है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला ऑप्शन है नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी हम पीछे स्लाइड में क्या पढ़े थे कि जो JSI होता है, ZSI होता है, यानी इसको बोला जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इनका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI इसको बोला जाता है, NBRI इसको बोला जाता है। NBRI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। और एक CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में ही है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल लखनऊ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसे फ्रांस की नौसेना ने आयोजित किया, यह कौन सा संस्करण था? मतलब कि इसको किसने आयोजित किया था? फ्रांस की नौसेना ने आयोजित किया था। अगर बात किया जाए कि मतलब ये जो हिंद महासागर है, ये पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसमें अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जो फ्रांस है, फ्रांस तो यूरोप का देश है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? जब फ्रांस लोगों मतलब कि जब यूरोपी लोगों की कॉलोनियां थी पूरे विश्व में, तो ये लोग क्या किए थे? जो आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड होते थे कहीं भी पूरे विश्व में, कहीं भी आइलैंड जो होते थे उस पर अधिकार कर लिए थे। तो वहीं का जो इंडियन ओशियन का एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड जो है, यहाँ पे किसका अधिकार है? यहाँ फ्रांस का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या है? फ्रांस ने अपनी नौसेना रखी हुई है। तो ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेज या तो जो कह सकते हैं जो यूरोपियन थे,
आइलैंड मतलब कि अधिकार कर लेते थे, फिर कोई दूसरा देश दूसरे को बेच देता था, ये लोग यही करते थे। आज भी ज़्यादातर जो आइलैंड है उन पे अधिकार इन्हीं लोगों का है, जो ब्रिटिश हैं या तो फ्रांसीसी हैं, मतलब जो एक तरीके से यूरोपियन लोग हैं, इन्हीं का अधिकार ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनका जो साम्राज्यवाद था उसी की वजह से इनका विस्तार ज़्यादा मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संस्करण था ये। और इसको किसने आयोजित किया था? फ्रांस की नौसेना ने आयोजित किया था। और ये कहाँ हुआ था? रीयूनियन आइलैंड पे हुआ था। रीयूनियन आइलैंड कहाँ है? हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब बिना निवेश के ही ये लोग क्या कर सकते हैं? व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? एक है ई मित्रा, ई मार्केट, ई नेम और एक है शॉप्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉप्सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉप्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? एक है भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन। तो इसमें सभी के सभी एशियाई देश हैं, लेकिन इसमें क्या है और ये जो देश हैं ये 3 क्या है? दक्षिण एशियाई देश हैं। दक्षिण एशियाई देश है, इनको सार्क मेंबर भी बोला जाता है। सार्क मेंबर भी है, सॉरी चीन नहीं है इसमें, भारत, नेपाल और श्रीलंका है, चीन सार्क मेंबर नहीं है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ ने चीन को क्या किया है? चीन को मतलब मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो अगर हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट की वजह से फैलता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से फैलता है ये। और ये करता क्या है? मतलब ये इसको ले कौन आता है? इस परजीवी को लोग ले कौन आता है? इसको लेके आता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मतलब मदर एनाफ्लीज इसको बोला जाता है, मादा एनाफ्लीज बोलते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसको लेके आता है और ये क्या करता है? मतलब ह्यूमन के शरीर में फिर ट्रांसफर कर देता है इस पैरासाइट को। और इसकी वजह से क्या प्रभावित होता है? जो हमारी आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, या तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये प्रभावित होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इनकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होने लगता है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन क्या है? एशियन मतलब कि एशिया का कंट्री है और प्लस सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसको बोला जाता है यांगशी। यांगशी रिवर इसको बोला जाता है। एशिया की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी नदी है यांगशी रिवर। और यहाँ पे जो मतलब इसकी मुद्रा है इसको बोला जाता है रेन मिनबी। रेन मिनबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन उपयोग के लिए भारत द्वारा मंजूरी प्राप्त करने वाला देश का पहला mRNA वैक्सीन कौन सा है? mRNA वैक्सीन कौन सा है? जो हमको ही पता है कि जो मतलब जो कोविड फैलता है ये डीएनए वायरस की वजह से ना हो कि आरएनए वायरस की वजह से फैलता है ये। तो ये क्या होता है कि मतलब रेमडेसिविर, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? रेमडेसिविर, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, mRNA, मॉडर्ना है, डी है यहाँ, मॉडर्ना mRNA और एक है कोरोना वैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडर्ना mRNA। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडर्ना mRNA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रेड 3 के प्रत्येक बच्चों को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो हमारे यहाँ क्या होता है? साक्षरता का जो क्राइटेरिया है तो क्या है? मतलब अगर कोई भी बच्चा अगर 7 साल का है प्लस 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, तो क्या होता है कि अगर वो लिखना और पढ़ना जानता है, लिखना और पढ़ना दोनों जानता है, मतलब लिखना और पढ़ना जानता है, तो क्या होता है? इसको साक्षर माना जाता है। तो बस साक्षर मान लिया जाता है और उसमें आंकड़ों में तो दर्ज हो जाता है, लेकिन इसको क्या होता है? मूलभूत साक्षरता इसको नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए गणित हो गया, मैथ हो गया, तो मैथ की नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसी चीज को सही करने के लिए, संख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? एक ऑप्शन इसके क्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक है सक्षम, निपुण, रामानुजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपुण भारत कार्यक्रम इसको बोला जाता है। तो क्या होगा? ग्रेड 3 के बच्चों को क्या देगा? शिक्षा देगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? एक है जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मेरठ। तो भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद में है। और जो दूसरा बनाया जा रहा है, दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है। तो जयपुर में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये गलत दिया है इसमें आंसर, मेरठ नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन मेरठ में क्या बनाया जा रहा है? भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? मेरठ में बनाया जा रहा है। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? मेरठ में बनाया जा रहा है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, उससे उससे क्या करते हैं? डिग्री हासिल करते हैं या तो कोई डिप्लोमा हासिल करते हैं। उसी तरीके से क्या होगा कि जो खेल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मेट्रो ने फास्ट टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की है? तो फास्ट टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा किसने शुरू की है? इसके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है लखनऊ मेट्रो, दूसरा है दिल्ली मेट्रो, तीसरा है बेंगलुरु मेट्रो, चौथा है कोलकाता मेट्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा मेट्रो है हमारे भारत का। सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन या मेट्रो नेटवर्क क्या है? दिल्ली मेट्रो है। तो दिल्ली मेट्रो, और इसमें जो लेकिन सबसे पुराना अगर मेट्रो की बात किया जाए तो क्या है? ये 1984 में बना था, कोलकाता मेट्रो है। और जो कोलकाता मेट्रो है ये किसके? इंडियन रेलवे के तहत आता है। बाकी सब क्या है? मतलब कि कॉर्पोरेशन है खुद की, ये ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन, जैसे डीएमआरसी इनको चलाती है, इसको एलएमआरसी चलाती है, और इसको बीईएमएल करके चलाती है शायद। और ये क्या है? इसको मतलब ये रेलवे के अंडर में आती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जो कोलकाता मेट्रो है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और 1984 में, यानी सबसे पुराना मेट्रो कौन सा है? कोलकाता मेट्रो है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला आ गया तो वो सबसे जरूरी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में दिखता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? मुंबई, गांधीनगर, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। और इसको बना कौन रहा है? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इसको बना रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गांधीनगर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है? तो एक्वेरियम क्या होता है? मतलब कि जिसमें जलीय जीव रहते हैं, एक तरीके से सीनरी टाइप भी कह सकते हैं इसको। तो उसमें स्टेशन के बाहर लगा दिया जाता है, उसमें शीशे का होता है, तो शीशे के बाहर से उस जलीय जीव को हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको कौन, मतलब कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। तो अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक में एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसको बोला जाता है यक्षगान। यक्षगान बोला जाता है। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसको बोला जाता है कैंपेगौड़ा। 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 तो कैंपेगौड़ा जो है ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। जो बेंगलुरु शहर है इसके संस्थापक कैंपेगौड़ा को माना जाता है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन सिटी बोला जाता है इसको। और बेंगलुरु में क्या है कि बेंगलुरु में जो भारत के ज्यादातर आईटी सेक्टर के मुख्यालय भी ज्यादातर वहीं पे मिलते हैं, जो बेंगलुरु है। तो कर्नाटक क्या है? कर्नाटक का जो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। और ये कहाँ शुरू किया गया एक्वेरियम? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे शुरू किया गया है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बनरगट्टा है, बांदीपुर है, और नागरहोल है। अलग अलग मतलब ये टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए सही समय पर डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो इसके ऑप्शन क्या है? स्पर्श, हेल्प, ई पेंशन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श। इसको किसने शुरू किया? रक्षा मंत्रालय ने, जो रिटायर कर्मचारी होते हैं उनके लिए शुरू किया है स्पर्श। अमेजन कंपनी ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है?
तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? बेंगलुरु, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत कहाँ पे है? सूरत है गुजरात में, सूरत है गुजरात में। अगर मतलब कि अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिशों ने सबसे पहली जो कॉलोनी अगर स्थापित किया था, जो अपनी सबसे फर्स्ट कॉलोनी ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश फर्स्ट कॉलोनी जो थी वो सूरत में ही स्थापित किया गया था। जो पहली कॉलोनी थी ब्रिटिश की वो सूरत में ही स्थापित किया गया था। और सूरत कहाँ है? गुजरात में है। सूरत को डायमंड सिटी भी बोला जाता है। सूरत को और क्या बोला जाता है? डायमंड सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने अपना मानचित्र में किस उत्तर पूर्वी राज्य को शामिल किया है? तो मतलब कि अब क्या है कि ये भी रेलवे के अंडर में आ गया है। हम देख रहे हैं जैसे मतलब कि अब रेलवे का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, तो जो रेलवे के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी मतलब कि रेलवे का विस्तार नहीं हुआ है, तो रेलवे प्रयासरत है कि वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई जाए और रेलगाड़ियाँ चलाई जाएं। तो ये ज़्यादातर जो राज्य हैं कौन कौन से? मेघालय हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो इसमें क्या है कि मतलब एक तरीके से अब क्या किया जाएगा, इनका विस्तार किया जाएगा। कि अभी जो ज़्यादातर स्थिति क्या है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है कि वहाँ पे वहाँ का जो टेरेन है या तो वहाँ कह सकते हैं पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ रेलवे का निर्माण करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है वहाँ रेलवे का निर्माण करना। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब जो पहला ऐसा मतलब अब क्या हो रहा है कि वहाँ टाइम लग रहा है थोड़ा सा वहाँ पे रेलवे पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? मणिपुर, मणिपुर में मतलब पहली बार रेलवे के मानचित्र में मणिपुर आया, यानी कि पहली बार मणिपुर में क्या है? रेलवे अब पहुंच जा रही है। वहां भी अब क्या चलेगी? रेलवे लाइन चलेगी। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? असम के सिलचर से ये कहाँ तक चलेगी? एक मणिपुर का स्टेशन है वेंगा चुन पाओ, वहां तक चलेगी। ये कहाँ से चलेगी? सिलचर से लेके वेंगा चुन पाओ, ये मणिपुर का एक स्टेशन है, वहां तक चलेगा ये। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है जिसको मणिपुरी बोला जाता है। यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसको लाई हरौवा बोलते हैं। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि एक नेशनल पार्क है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसको बोला जाता है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ये क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश 50 वर्षों के संबंधों में 50 वर्षों के संबंधों में किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना की जाएगी? यानी भारत और बांग्लादेश क्या है कि भारत बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से? बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था एक तरीके से पाकिस्तान से हुआ था। मतलब पाकिस्तान पहले क्या था कि जो भारत था, तो भारत अगर मतलब अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का क्या था, इस ये जो इधर वाला एरिया था, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, सही नहीं बन पाया। मैप सही नहीं बन रहा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो अगर इस भारत का ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोला जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। और इधर जो बांग्लादेश वाला एरिया है, यानी बांग्लादेश और जो आज का पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश, ये मिला के क्या होता था? बंगाल होता था। तो इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो भारत ने क्या किया था जब मतलब कि ये लोग जो थे पाकिस्तानी लोग थे, बहुत लंबी कहानी है। पाकिस्तानी लोग जो थे इनको थोड़ा दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे क्योंकि बंगाली स्पीकिंग थे, और ये लोग क्या थे? उर्दू स्पीकिंग थे, उर्दू क्या पंजाबी स्पीकिंग थे ये लोग। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे। तो क्या हुआ था कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है भारत में। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि मतलब भारत की सेना ने डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट का इनडायरेक्ट इंटरवेंशन करके इसको बांग्लादेश को मतलब कि जो आज का पूर्वी पाकिस्तान है उसको अलग करा के एक मतलब नया देश बनाया, जिसको क्या नाम दिया गया? बांग्लादेश नाम दिया गया। तो वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस चीज को मुक्त करने के लिए, तो बांग्लादेश की आजादी के लिए, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको क्या बोला जाता है? मतलब इनको बंग बंधु भी बोला जाता है। तो इनकी इनकी जो बेटी है इनका नाम है शेख हसीना, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं,
शेख हसीना। तो इनके सम्मान में भारत में क्या किया जाएगा, भारत में मतलब किसी विश्वविद्यालय, भारत के विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में इनका क्या होगा, बंग बंधु पीठ की स्थापना की जाएगी। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिया है, एक है कोलकाता विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा है ढाका विश्वविद्यालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। जो भारत सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, भारत अगर सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, उसके बाद चाइना से शेयर करता है। तो भारत सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। क्योंकि बांग्लादेश भारत से चारों तरफ से एक तरीके से कहा जाए, एक तरफ मान लीजिए कि वो है बे ऑफ बंगाल है, नहीं तो तीन तरफ से तो भारत से ही घिरा हुआ है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देख, नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए, नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले एलएनजी लिक्विफाइड, जिसको बोला जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसकी क्षमता 4780 मेगावाट होगी। तो क्या होगा कि एनटीपीसी बोला जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक महारत्ना कंपनी है थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये क्या कर रहा है कि ये सौर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ये मतलब सबसे बड़ा सौर पार्क, सोलर पार्क का कहाँ निर्माण करेगा, ये निर्माण किया जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ है, कच्छ है गुजरात में, गुजरात में। तो कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। कच्छ में एक बड़ा विवादित स्थान आता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, जिसको बोला जाता है सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पे है ये कच्छ में ही है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। अगला यहाँ पे एक अभयारण्य है, जंगली गधा अभयारण्य, जंगली गधा अभयारण्य, ये भी यहीं पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ शुरू किया गया है। जैसे एटीएम में क्या करते हैं हम लोग, एटीएम लगाते हैं तो उससे पैसा निकल जाता है, इसी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी के तहत हमको राशन मिलता है, फूड सिक्योरिटी 2013 में आया था। तो फूड सिक्योरिटी की वजह से जो हमको राशन मिलता है, जिसको पीडीएस बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमको मतलब कि अपना फिंगर लगाना पड़ता है या तो राशन लेने के लिए। तो जो ये मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम है, मतलब खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें सबको अनाज मुफ्त में दिया जाता है और मतलब कुछ बहुत सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है अनाज। तो ये पहली बार कहाँ शुरू किया जा रहा है, इसमें क्या होगा, ग्रेन एटीएम होगा। आधार कार्ड पे ही आधार नंबर डालने पे क्या हो जाएगा, आधार नंबर डालने पे क्या हो जाएगा, वहाँ का वो निकलने लगेगा, मतलब कि जो उसका जो अनाज होगा वो निकलने लगेगा। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, एक है मथुरा, दूसरा है गुरुग्राम, तीसरा है गोरखपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी इसको बोला जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनाया जा रहा है, जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये बनाया जा रहा है, जापान की सहायता से बनाया जा रहा है, जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्या क्या है, एक है यहाँ पे है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और है एक इंडियन सीड इंस्टीट्यूट है, इंडियन सीड इंस्टीट्यूट करके है, भारतीय बीज अनुसंधान बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है, वाराणसी में। एक है इंडो तिब्बतन लैंग्वेजेज करके है, इंडो तिब्बतन लैंग्वेजेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है शायद। तो ये भी कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ है, यूपी में है,
वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। इसको महाकाल नगरी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घाट हैं इस वजह से। तो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश का जो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया है? वाराणसी में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बना है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, हैदराबाद, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या किया है? 1% आरक्षण दिया है, जो नौकरियों में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको 1% आरक्षण दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार चीन के मोंग फ्रूट की खेती की जाएगी? तो चाइना का एक फ्रूट है जिसको बोला जाता है मोंग फ्रूट। तो चाइना के मोंग फ्रूट का मतलब कि पहली बार खेती कहाँ की जाएगी? तो इसकी खेती कहाँ की जाएगी? ये क्या है? सिक्किम है ऑप्शन में, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ज़्यादातर ये जो राज्य हैं हिमालयी राज्य हैं। तो चाइना का भी लगभग लगभग मतलब कि टेरेन या तो कह सकते हैं जो क्षेत्र है इनसे मिलता जुलता है, जो सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और इसको मतलब कि एक तरीके से परीक्षण कर लिया गया है, अभी हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश का पहला विरासत संस्थान हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसके आंसर है मथुरा, ग्वालियर, नोएडा, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। इसको नोएडा को बोला जाता है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आता है। नोएडा को बोला जाता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, शायद यही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके नोएडा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन क्या क्या है? मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का एक स्थान है जिसको बोला जाता है मासिन राम। मासिन राम, मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती, भारत की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती है, ये मेघालय में है। चेरापूंजी भी यही है, लेकिन एक तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है, तो पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी से मासिन राम हो गया है। और यहाँ पे 3 हिल पाई जाती हैं और 3 मतलब जनजातियां भी है, 3 हिल भी हैं, जिनको बोला जाता है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ का जो राजकीय पशु है, जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। और यहाँ की एक पक्षी है, मतलब राजकीय जो पक्षी है, जो राजकीय पक्षी है, इसका नाम है हिल मान्या। हिल मान्या, बड़ा अच्छा नाम है, हिल मान्या। और यहाँ का जो एक वृक्ष है, मतलब राजकीय वृक्ष है, इसका नाम है गमहर। गमहर। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक है बालफक्रम, बालफक्रम भी बोला जाता है, बालफक्रम, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। एक है नौक्रेक, नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। एक है नरपूह वन्य जीव अभयारण्य है, नरपूह वन्य जीव अभयारण्य। ये दो तो सुनाई पड़ता है, लेकिन ये कभी नहीं सुनाई पड़ता है, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के किस शहर को 40वें वैश्विक धरोहर के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो क्या होता है कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या करता है कि मतलब विश्व विरासत सूची जारी करता है। यूनेस्को जो है विश्व विरासत सूची जारी करता है, उसमें अलग अलग साइट को लिस्ट करता है, जिसकी एक तरीके से वो क्या हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के साइट बन जाते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी हो जाती है। तो क्या होता है कि कौन कौन से इसके ऑप्शन दिया है? इसके ऑप्शन है धौलावीरा जो कि गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो क्या है कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा को क्या
क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? 40वां बना है, 40वां हड़प्पा स्थल बना है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यानी भारत के अब 40 ऐसे धरोहर हैं जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश के वैश्विक सूची में अगर शामिल हैं तो इटली के हैं। जो स्थल अगर शामिल हैं तो इटली के हैं। तो जो लोथल है, लोथल क्या है? लोथल भी गुजरात में है। ये हड़प्पा कालीन क्या था? ये पोर्ट था, यानी बंदरगाह था। ये हड़प्पा कालीन क्या था? बंदरगाह था। और जो भारत की कुल मतलब कि जो मतलब अगर विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा साइट की बात की जाए तो पहले क्या था? मोहनजोदाड़ो था, लेकिन अब क्या हो गया? राखीगढ़ी हो गया है। राखीगढ़ी जो है भारत या मतलब कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है या तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता की ये सबसे बड़ी सभ्यता है, मतलब सबसे बड़ा स्थल है। इसको बोला जाता है राखीगढ़ी। ये कहाँ है? हरियाणा में है। और यूपी में एक हड़प्पा स्थल है जिसको आलमगीरपुर बोला जाता है। आलमगीरपुर ये कहाँ है? मेरठ में है। मेरठ में है। तो राखीगढ़ी क्या है? अब सबसे बड़ा स्थल हो चुका है। पहले क्या था? पहले मोहनजोदड़ो। गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? पुरी उड़ीसा में जो है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है, और इंदौर ये कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरी हो जाएगा। और जो भुवनेश्वर है इसकी कैपिटल है। और इंदौर में क्या है? इंदौर जो है सबसे साफ शहर के रूप में, मतलब हर बार सबसे साफ शहर के रूप में नामित होता है इंदौर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? गरिमा गृह, आश्रय गृह, प्रधानमंत्री ट्रांसजेंडर आवास योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरिमा गृह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरिमा गृह। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट विकसित किया है जिसका नाम कोवी होम है? तो ये क्या मतलब कि इसको घर पे ही हम टेस्ट कर सकते हैं। कोविड-19 का टेस्ट हम घर पे ही कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी हैदराबाद है, और एक क्या है? आईआईटी कानपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद हो जाएगा। ये सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद पहला रैपिड कोविड-19 आरएनए किट विकसित किया है। और इस किट के माध्यम से क्या होगा? कोविड-19 की जांच घर पर ही की जा सकती है। भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है? तो अब क्या हो रहा है, ज़्यादातर देखेंगे तो जो रेलवे में स्टेशन का मतलब स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। जो स्टेशन है उनको एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। जो यहाँ की लाइटें हैं, लाइटों को एयरपोर्ट की तरह लगाया जाता है। जैसे एयरपोर्ट पे लाइटें होती हैं उसी तरीके की लाइटिंग की जाती है। तो क्या हो रहा है कि भारत में पहली बार जो है किस रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात के गांधीनगर में क्या किया जा रहा है? भारत के जो 5 मतलब कि स्टेशन है इस पे 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल दर्रा उमलिंगला पास को पार करने वाली पहली महिला बाइकर कौन है? तो क्या है इसका इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? एक है अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा होना चाहिए। हाँ, अरुणिमा सिन्हा, कविता सिंह, कंचन उग्रसंडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचन उग्रसंडी। इन्होंने हाईएस्ट जो है हाईएस्ट मोटरेबल पास जिसको उमलिंगला पास भी बोला जाता है, वहां पे उसको पार करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है। भारत वाटिका का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जहां 28 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों तथा अन्य 24 वृक्षों को संरक्षित किया गया है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में एक क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसको अब रामगंगा नेशनल पार्क बोला जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क बोला जाता है, क्योंकि अब जो रामगंगा नदी है, इस रामगंगा एक नदी है जो कि हिमालय से ही निकलती है, और ये क्या होता है कि इस पार्क के एकदम बीचों बीच होके जाती है, मतलब इस पार्क के एकदम बीचों बीच होके जाती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अब इसका क्या नाम रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। इसको क्या, यहाँ पे एक फूलों की घाटी भी है, मतलब फूलों की घाटी भी बोला जाता है, वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं पे उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड में मतलब ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे पहला, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था। हेली नेशनल पार्क यहीं पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? जो कि टोक्यो पैरालंपिक है, इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन मरियप्पन थंगावेलु जो थे, ये ध्वजवाहक में नहीं आ पाए। कारण था कि इनको मतलब कि इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो एक थे टेक चंद, जो 60 फुट के खिलाड़ी थे, उनको क्या किया गया था, उन्होंने ध्वजवाहक किया, मतलब कि ध्वजवाहन किया था, ध्वजवाहक वही बने थे। टेक चंद उनका नाम था। उनका क्या नाम था? टेक चंद। एक इसके खिलाड़ी थे, 60 फुट के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, पॉलिसी मेकर्स जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? कौशिक बसु, अहमद आहलूवालिया, सुरजीत भल्ला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशिक बसु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशिक बसु। हमको बस इतना याद रखना है कि पॉलिसी मेकर्स जनरल किसकी पुस्तक है? तो कौशिक बसु की है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है 14वां, 10वां, 11वां, 15वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां, यानी कि क्या हो, मतलब कि जो वैश्विक साइबर सुरक्षा में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां है। और इस सूचकांक को जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इसको बोला जाता है ITU। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन करके बोला जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा में है। तो इसी ने इस सूचकांक को इसी ने जारी किया, ITU ने इस सूचकांक को जारी किया है। और USA जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इस पे पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए, अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? अदानी पावर, NTPC, रिलायंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस ने किससे समझौता किया है? रिलायंस ने समझौता किया है, अबू धाबी की कंपनी है, इसको बोला जाता है नेशनल ऑयल कंपनी। भारत ने मतलब अबू धाबी कंपनी है, नेशनल ऑयल कंपनी से समझौता किया है। सर्बिया में भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन सिल्वर लेक ओपन टूर्नामेंट जीता है। यह खेल किससे संबंधित है? यानी जो कि सिल्वर लेक टूर्नामेंट है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन क्या क्या है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस, स्नूकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। यानी जो निहाल सरीन है, शतरंज से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, और जो सिल्वर लेक है जो टूर्नामेंट हुआ सर्बिया, ये भी किससे संबंधित है? शतरंज से ही संबंधित है। अगर हम सर्बिया की बात करें तो सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी क्या है? राजधानी इसकी है बेलग्रेड। ये यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार। इसको सर्बियन दिनार बोला जाता है। तो इसकी मुद्रा क्या है? सर्बियन दिनार या तो दिनार। और ये क्या है? यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी भू अवेष्टित देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के अनौपचारिक मजदूर वर्ग को मौजूदा महामारी संकट से उभरने के लिए किस बैंक ने USD 500 मिलियन का ऋण दिया है? तो भारत के जो मजदूर वर्ग है और महामारी के संकट से उभरने के लिए मजदूर वर्ग की सहायता के लिए $500 मिलियन का ऋण किसने दिया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ADB है, एशियन डेवलपमेंट, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तीसरा है AAIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको बोला जाता है। और चौथा है IMF, जिसको जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम ADB की बात करें, अगर ADB की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है ये? वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है ये। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अगला है IMF। और इसके जो विश्व बैंक के संस्थापक माने जाते हैं, ये एक अर्थशास्त्री थे जिनको बोला जाता था मेनार्ड कीन्स। मेनार्ड कीन्स। कीन्स ने रोजगार का सिद्धांत भी दिया था। तो मेनार्ड कीन्स को क्या माना जाता है? जो वर्ल्ड बैंक है इसका संस्थापक माना जाता है। और IMF का संस्थापक भी कौन है? IMF भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। वाशिंगटन DC में ही है। वाशिंगटन DC में। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 और कहीं कहीं 1995 में शायद इसका गठन हुआ था, मतलब कि 5 अलग अलग बैंकों का। तो ये क्या हुआ था, IMF की स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। हमको ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो एक तरीके से जो पैसे वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं? वहाँ मतलब अमेरिका में ही है। अमेरिका वैसे भी GDP में नंबर 1 है। और अगला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कहाँ है? ये बीजिंग चाइना में है। ये बीजिंग चाइना में। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ADB की स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। यानी किसने लोन दिया था भारत को $500 मिलियन का? $500 मिलियन का लोन किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने दिया था। भारत के जो मजदूर वर्ग है उसको महामारी से निपटा मतलब कि उससे उबारने के लिए। CRPF ने एडवांस टेक्नोलॉजी में कर्मचारियों को CRPF ने एडवांस टेक्नोलॉजी में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्था से समझौता किया है? जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको बोला जाता है। तो ये क्या है? पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स भी बोला जाता था। तो ये क्या है कि मतलब ये भारत का पैरा मिलिट्री है। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पैरा मिलिट्री है ये, मिलिट्री है ये। और होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये। होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी। तो CRPF ने क्या मतलब कि CRPF ने एडवांस टेक्नोलॉजी में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्था से समझौता किया है? ऑप्शन है CDAC, दूसरा है IIT कानपुर, तीसरा है नीलिट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CDAC। CDAC को बोला जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जो परम सुपर कंप्यूटर है, जो परम सुपर कंप्यूटर को इसी ने बनाया था, CDAC ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इंद्रजाल, नंदक, रौद्र, अश्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजाल। इंद्रजाल ने क्या डिजाइन किया है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, शहरी निकाय स्वामित्व योजना किसने शुरू किया है? शहरी निकाय स्वामित्व योजना किस राज्य की है ये? तो ये किस राज्य की है? ऑप्शन क्या क्या है? असम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। और एक स्वामित्व योजना है,
स्वामित्व योजना है। तो स्वामित्व योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो भूमि रिकॉर्ड हैं, यानी जो भू रिकॉर्ड हैं, जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड हैं, एक क्या है कि ये कृषि मंत्रालय के अंडर में आता है, मतलब केंद्र सरकार की है ये क्या है, कृषि मंत्रालय का है, कृषि मंत्रालय। तो ये जो भूमि रिकॉर्ड का क्या करेगा, डिजिटलीकरण करेगा, डिजिटलीकरण करेगा, डिजिटलीकरण करेगा। और इनका क्या करेगा कि मतलब ड्रोन से मैपिंग भी करेगा, मैपिंग करके क्या करेगा, इनका डिजिटलीकरण करेगा और एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, भूमि कार्ड जिसको बोला जाएगा। हर जो भूधारक होगा उसको कार्ड प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके तहत होगा, स्वामित्व योजना के तहत होगा। और ये किसका है, कृषि मंत्रालय का है। लेकिन शहरी निकाय स्वामित्व योजना किसकी है, हरियाणा सरकार की है। ये किसकी है, हरियाणा सरकार की है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श देने के लिए सुकून हेल्पलाइन किसने शुरू किया है, सुकून हेल्पलाइन किसने शुरू किया है। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत मतलब बहुत एक तरीके से अगर बोला जाए तो मानसिक स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर मसला है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, एक है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श देने के लिए सुकून हेल्पलाइन किसने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ब्रजनाथ राठी, राजेंद्र कुमार पांडा, अशोक भूषण, उमाकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार पांडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र कुमार पांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने किस संस्था के चेयरमैन की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। यानी कि किस संस्था के चेयरमैन की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। तो ऑप्शन क्या क्या है, LIC है, SBI है, रेलवे है, और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन इसको बोला जाता है। और SBI का पता ही है, रेलवे पता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, LIC हो जाएगा। तो LIC का जो चेयरमैन होगा उसकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, 62 वर्ष होगी। तो LIC का जो चेयरमैन होगा इसका रिटायरमेंट एज क्या हो जाएगा, 62 वर्ष होगा, 62 वर्ष हो जाएगा। इसका रिटायरमेंट एज जो होगा 62 वर्ष होगा। और जो LIC का मुख्यालय है, LIC का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। SBI का भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और जो LIC की स्थापना हुई थी, LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और जो इसके प्रेजेंट मतलब चेयरमैन हैं LIC के, MR कुमार हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो लाया जाएगा जब मतलब कोई एग्जाम नज़दीक होगा। MR कुमार हैं, क्योंकि ये लोग चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट का क्या नाम है। तो पहले भारतीय पुरुष एथलीट का क्या नाम है जो जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लिया है। तो ऑप्शन क्या है, मोहम्मद अनस, MP जबीर, अरोकिया राजीव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MP जबीर। MP जबीर ने क्या मतलब कि पहली बार क्या है कि जो 400 मीटर बाधा दौड़ है उसमें भाग लिया है। तो ठीक है, थैंक यू। ये इस करंट अफेयर सीरीज का पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन अब करंट अफेयर्स में इतना डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगला अगला लेक्चर कुछ दिन में आएगा।